चलो मैं कर लूं। फनी, बीच में तेरा बोलना सही है। और बच्चों को ना पहचानने देंगे। पानी 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 पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, पानी मेरा पिला। गला बहुत सूख रहा है। पानी पीना है? हाँ चिल्लाएगा तो गला सूखेगा ही ना। ले पानी 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 कर रहा है। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का नाम है यार। वाटर को सही तरीके से यूज किया करो तुम। पूरा माइक गीला कर दिया इस आदमी का। क्या हाल है भाई, कैसी लगी आज की शुरुआत? सिद्धार्थ सर के साथ RDX भी आ चुका है। एक बार जोरदार नारा लगा दिए, श्री श्री 1008 सिद्धार्थ जी महाराज की जय। खुद ही की जय, खुद ही की जय, मैं तो करता रहता हूं। खुद ही की जय। कोई करे ना करे, खुद की कर लेनी चाहिए दोस्तों। इन्होंने बचपन में वो एक ही प्रार्थना सुनी होगी, वो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। सर इतना अच्छा गाओगे तो कॉपीराइट आ जाएगा सर, इसलिए सर यही रहने दो सर। देखो सर, ये आपने क्या क्या सर फैला दिया है हर जगह। मेरा मैं जहां जाता हूं सर बस घी 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 आ रहा है सर। तो आपको पता नहीं है कि मतलब घी वाला मामला जो है वो हमने अब खत्म कर दिया, खत्म मतलब हो गया है दोस्तों, फुल एंड सेटलमेंट हो चुका है इसका। अब सर ने घी पीना शुरू कर दिया है बेटा। हाँ। बहुत मेहनत से मैंने सर के लिए और बहुत पैसे जुटा करके मैंने यहाँ वहां से चंदा इकट्ठा करके सर के मैंने घर में घी पहुंचा दिया है। सर के हाथ में पकड़ाया था मैंने घी, और घी नहीं पीनट बटर भी दिया था। पता है आपको ये बात? देखी आपने चीज? देखी कि नहीं देखी? उसकी टोपी भी मेरे ऊपर डलने वाली थी, लेकिन मैं बच चुका हूं सर। मुझे लग रहा है इन लोगों ने देखी, एक पोल करा ली क्या सर? देखी नहीं है, देखी नहीं देखी है, नहीं देखी है नहीं है लोगों भाई, ने, देखी नहीं है, देखी नहीं है। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या तुमको पता है कि तुमने वो चीज देखी कि नहीं देखी? हाँ बताओ। क्या तुमको पता है ये बात कि घी वाली जो पूरा मामला है वो निपट चुका है यार। घी अब खा रहे हैं सर। क्या आप ये बात जानते हैं? हाँ नहीं जानते सर, नहीं जानते भाई। जिन बच्चों ने देख लिया एक बार वो थम्स अप दो, जिन्होंने नहीं देखा वो थम्स डाउन दो जरा। मना कर रहे हैं सर, लिख ही रहे हैं कि नहीं पता। अभी नहीं जानते हैं कुछ भी ये लोग यार। कुछ नहीं जानते, रो रहे हैं देखो कमेंट सेक्शन में। दे डोंट नो एनीथिंग यार। तो फिर से इनको कैसे बताया जाए, कहाँ देखा जाएगा इनके द्वारा? काम करते हैं ना, एक बार पोल आ जाने देते हैं। पोल आ जाने देते हैं। पोल आ जाने देते हैं। इतने में तो जवाब दे ही दिया होगा इनने। हैं? अच्छा हाँ। एकदम ऐसे शो कर दोगे अरे पूरा। ये बीच में पोल कैसे रोक देते हैं यार? बिल्कुल देखो ये 50-50 मामला है यार ये तो यार। 50-50 मामला है सर। और ये तो 50% भी इन्होंने ही मुझे लग रहा है नहीं देखा। नहीं देखा है तो एक काम करते हैं, इनको दिखाते हैं पहले यार। दीजिए। आओ पहले दिखाएं। देखो भाई, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाना आता है ना सबको? ठीक है, गूगल पे जाने का, ठीक है, और पहले इनकॉग्निटो खोल लेने का बेटा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता ना, क्या क्या कुछ सर्च कर रखा हो वो निकल के आ जाए, है ना। तो एक बार इनकॉग्निटो खोलने का, उस पे यूट्यूब सर्च करने का। क्या सर्च करने का? यूट्यूब। वाह भाई वाह, देखो यूट्यूब आ गया है। यूट्यूब आ गया। ये क्या आ गया यूट्यूब पे भाई? ये तो पता नहीं। किंगडम एनिमेलिया। ये सब क्यों सर्च करते हो सर आप यार? मेरा थोड़ी स्टूडियो है सर। देखो यार, इस पे तुमको कुछ नहीं करना, तुमको रक्षक सर, क्या था सर वो? इनसाइडर। साइंस नहीं है? ना पक्का? साइंस तो सर सबको पता ये ही है। मेरी वाइफ कौन सर्च कर रहा भाई? अरे भाई मान जाओ। सर्च करके देखे तो नहीं नहीं सर मुझे नहीं देखना है इसमें क्या नहीं है। नहीं 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 नहीं। रक्षक सर, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। कहाँ है इनसाइडर? नीचे आएगा। ओ आ गया। तो देखो भाई, कुछ नहीं करने का है, इस वीडियो को खोल लेने का है, और वीडियो को खोलने के बाद आप लोग ये जानोगे, ठीक है, कि घी का जो ऑपरेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू। जब भी तुम फ्री हो जाओ, जब भी तुम्हें टाइम मिले, है ना, तो एक बार सिद्धार्थ सर के कहने पर जरूर एक बार इस ब्लॉग को देखना। हमने बहुत फन किया है, और ऐसे और भी ब्लॉग अगर आपको चाहिए तो बता देना। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, फन करते हुए पढ़ाई करनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। और यार प्लीज, अब एक बात और बोलता हूँ सर, चाहे नाम आपका सिड सर है, पर आप ना एसिडो वाले काम मत करो सर। यार ये आपने नया शुरू कर दिया सर। मेरा नामो निशान ये आदमी मिटा देंगे। नहीं ऐसा नहीं भाई। मैं सिड सर नहीं मानता इनको। मैं इनको कहता हूँ ये एसिड सर है भाई। ये एसिड उगलते हैं मेरे खिलाफ ये आदमी एसिड उगलने वाला है। ठीक है, इसकी बातों में मत आना कभी एक शब्द मैंने आपके खिलाफ नेगेटिव बोला। गजब टोपीबाज आदमी है भाई, गजब टोपीबाज आदमी। ठीक है, तो देखो एसिड शुरू समझो है, एसिड सर हैं ये। और इनको ये नहीं पता कि अगर ये एसिड है ना, तो मैं भी पूरे 14 pH वाला बेस हूं।
NaOH खतरनाक वाला, ये इनको पता नहीं है अभी। न्यूट्रल कर दूंगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, न्यूट्रल कर दूंगा, न्यूट्रल कर दूंगा। इतनी केमिस्ट्री तो हमें भी आती है, लाडले आए। ठीक है सर, वाटर पढ़ाओ फिर आप। सर थैंक यू सो मच सर, और आते रहेंगे, मिलते रहेंगे यार, है ना, हाँ, आप लोगों से। हाँ, और लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। चलो बच्चों, जरा फटाफट ऑपरेशन घी देख के आइएगा आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मेरी उस दिन बहुत खिंचाई हुई है दोस्तों, जस्टिस फॉर सिड सर लिख के आइएगा। चलिए ऑन दैट नोट दोस्तों, आज का प्यारा सा, बहुत प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है वाटर रिसोर्सेस। अब भाई आपको तो पता ही है पानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए चैप्टर पढ़ना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ना है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी के बारे में पढ़ना है, पॉल्यूटेड रिवर्स के बारे में पढ़ना है, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन पढ़ना है, और फिर मेजर रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ही हमारा ये काम हो जाएगा, हमारी आज की क्लास दोस्तों हम समाप्त कर देंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो वाले सर जो है ना, उनको पार्टी में जाना है। तो उन्होंने कहा सर प्लीज 8:15 से ज्यादा मत खींचिएगा, मेरी पार्टी मिस हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है सर, तथास्तु। चलिए सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। मेरे पीछे इस समय यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट दे रखी है। रिपोर्ट यह कहती है कि 200 करोड़ लोग इन वर्ल्ड में ऐसे हैं जो इस समय जिनके पास साफ पीने का पानी तक नहीं है। 200 करोड़। और खतरे की बात तो यह है कि यह नंबर 250 करोड़ हो जाने वाला है 2050 आते आते। 2050 तक आते आते 250 करोड़ दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसके पास पीने का पानी तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी और हैरानी करने वाली बात यह है कि एक ऐसा प्लैनेट जो 3/4 पानी से घिरा हुआ है, लगभग 72% जिसपे पानी है, एक ऐसा प्लैनेट जिसमें बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र हैं, तालाब हैं, लेकिन उसके बावजूद उस ऐसे प्लैनेट की यह दुर्दशा हो गई है कि 2050 तक आते आते 250 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं होगा पीने को। तो इसीलिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और इसलिए सबसे पहली चीज हम समझेंगे कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। वाटर स्कार्सिटी की डेफिनेशन यह कहती है कि पानी की जितनी डिमांड है, अगर सप्लाई जो है वो उससे कम होती है, डिमांड से कंपैरिजन में सप्लाई अगर कम होती है, शॉर्टेज होती है सप्लाई की, तो उसे वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, पानी ज्यादा चाहिए, मिल कम रहा है। तो जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उसको वाटर स्कार्सिटी कहा जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अर्थ विच इज अ ब्लू प्लैनेट, 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो हमारा ये प्लैनेट अर्थ यहां तक कैसे आया, और यही हमारा अगला टॉपिक है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। आज की क्लास में मैं तुमको एक गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुमको आज ऐसा वाटर स्कार्सिटी पढ़ा दूंगा कि तुम्हें पूरे इंडिया में, तुम कहीं भी रहते हो, पूरे इंडिया में तुम किसी से भी पढ़ते हो, इससे ज्यादा डिटेल में ये चैप्टर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। आइए इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें दोस्तों, तो आपको सबको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप में से कितने बच्चे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्ड से वाकिफ हैं, जिसे हम लोग सिंपल शब्दों में वाटर साइकिल भी कहते हैं? कितने बच्चों को वाटर साइकिल पता है क्या होती है दोस्तों? एक बार जरा चैट में बताओ कितने बच्चों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि वाटर साइकिल के बारे में पता है। एक बार चैट में बता दो मुझे, ताकि मुझे पता रहे कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, क्या आपको यह पता है? हाँ बताइए जरा चैट में। ठीक है, ठीक है। यहां पे मुझे लग रहा है कि मामला जो है ना दोस्तों, वो लगभग 70-30 का है। 70% बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें वाटर साइकिल पता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता है। 30% बच्चे कह रहे नहीं पता है। जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनको आज मैं सिखा के जाएगा। भाई जो भी वाटर बॉडी होती है, उस वाटर बॉडी के ऊपर जब वाटर बॉडी के ऊपर सूरज चमकता है,
तो सबसे पहला काम यह होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं, वो सूरज की किरणें पानी को इवेपोरेट करके ऊपर ले जाती हैं, पानी को इवेपोरेट करके ऊपर ले जाती हैं, पानी को इवेपोरेट करके ऊपर ले जाती हैं। और यही दोस्तों वाटर साइकिल का पहला स्टेज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन, कि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। अब दोस्तों पानी इवेपोरेट हो गया, ऊपर चला गया। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, वो ठंडा होता जाता है, और ठंडा होने के बाद वो जो पानी होता है, वो पानी बादल बना लेता है। जैसे ही पानी बादल बना लेता है, बताओ कमेंट सेक्शन में उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। जैसे ही पानी ठंडा होकर बादल बना लेता है, इसको दूसरी प्रोसेस कहा जाता है, और वो होती है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, बादल बन गया यानी कंडेंसेशन हो गया दोस्तों, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया। अब जैसे ही ये बादल किसी भी पहाड़ से टकराएगा, जैसे ही ये बादल किसी भी पहाड़ से टकराएगा, तो इस बादल के अंदर का पानी बारिश या फिर बर्फ या फिर ओले, किसी ना किसी फॉर्म में इसका पानी बरस जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये बादल किसी भी पहाड़ वहाड़ से जाके टकराता है, जैसे ही ये बादल किसी भी पहाड़ से जाके टकराता है, और टकराने के बाद इसमें से पानी गिरना शुरू हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है तीसरे नंबर की प्रोसेस, यानी कि प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो हमारी वाटर साइकिल के अंदर ये तीन प्रोसेस होती है, इवापोरेशन, उसके बाद बादल बनना कंडेंसेशन, और जैसे ही ये बादल किसी पहाड़ से टकराता है और उसका पानी गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म, तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जो ये वाटर साइकिल आप देख रहे हैं, ये कहीं ज्यादा होती है दोस्तों, और ये कहीं कम होती है, ठीक है। ये जो आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख रहे हैं, जो वाटर साइकिल देख रहे हैं, कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। पहले तो ये बताओ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल समझ में आया कि नहीं? एक बार सारे बच्चे चैट में मुझे बताइए, क्या ये आपको समझ में आ गया? क्या ये आपको समझ में आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा ध्यान से देखना, ये वाली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत खास है आपके लिए। आपने जो ये वाटर साइकिल देखी है, हमारे देश में इसमें वेरिएशन देखा गया है। कहीं ये वाटर साइकिल ज्यादा, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो रही, कहीं कम बारिश हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबसे पहले बात करें, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं लद्दाख। सबसे पहले हम इंडिया के लद्दाख जाएंगे दोस्तों। लद्दाख में हर साल लगभग 100 mm की बारिश होती है, हर साल 100 mm की बारिश होती है लद्दाख में। अगर आप वेस्टर्न राजस्थान चले जाएं, वेस्टर्न राजस्थान चले जाएं, तो वेस्टर्न राजस्थान में लगभग 100 mm से लेकर 300 mm की बारिश होती है हर साल। तो यहां पर आप देख सकते हो कितनी कम बारिश हो रही है, 100 से 300 mm के बीच में बारिश हो रही है। वहीं अगर आप इंडिया के स्टेट मेघालय चले जाए, और मेघालय की भी 2 सिटीज आप डिस्कवर कर लें, चेरापूंजी और मौसिनराम, तो आप वहां पाएंगे कि वहां बारिश साल में होती है 11,000 mm। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो वाटर साइकिल है, वो किसी जगह पे मेहरबान है, किसी जगह पे मेहरबान है और किसी जगह पे मेहरबान नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान, जहां पे बारिश नहीं हो रही है, वहां पे आप देख सकते हो कितनी कम बारिश हो रही है। और इसीलिए इस एरिया को, जहां बारिश कम हो रही है, उसी को हम डेजर्ट कहते हैं। सर हम मान लेते हैं कि राजस्थान एक डेजर्ट है, लेकिन हम आपकी बात ही कतई नहीं मानेंगे कि सर लद्दाख भी एक डेजर्ट हो सकता है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब होता है रेत के पहाड़। सर डेजर्ट का मतलब होता है कैमल का चलना। सर डेजर्ट का मतलब होता है औरतें अपने सर के ऊपर मटके लेके दूर दूर से पानी लेकर आ रही है, वो होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, डेजर्ट की सिंपल डेफिनेशन ये होती है जहां बारिश कम हो, वो डेजर्ट है। आज अगर मुंबई में बारिश 100 mm के आसपास हो जाए साल में, तो मुंबई डेजर्ट घोषित हो जाएगा, चाहे वहां कैक्टस होए ना होए, सैंड के ड्यून्स हो ना हो, कैमल चले ना चले, औरतें वहां पे सर के ऊपर मटका रख के पानी लाए ना लाए।
तो ये जो आप देख रहे हैं ये डेजर्ट है, समझ गए आप। और अगर आप नीचे की बात करें, अगर आप इसकी बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो बारिश भरपूर हो रही है। तो वाटर साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहीं मेहरबान है, कहीं नहीं है। जहां नहीं है वहां पे वाटर स्कार्सिटी, वहां पानी की कमी हो गई है। पानी चाहिए लेकिन पानी है नहीं। तो सबसे पहला रीजन ये है। अगर आपको पहली चीज समझ में आ गई तो एक बार सारे बच्चे चैट में हैशटैग शिवसेना लिख के दिखाओ। आज थोड़ा स्पीड में काम करेंगे दोस्तों। आज ऐसा पढ़ा दूंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा दिया आज आपने। एक बार हैशटैग शिवसेना हो जाए दोस्तों, हैशटैग शिवसेना हो जाए। और बहुत शानदार आ चुकी है शिवसेना। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अब हम अगले पॉइंट। अब इस चीज को और थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। सर आपने अभी एक बात बोली, मैंने कही क्या बोली सर? आपने बोला कि जब सूरज पानी को गर्म करता है, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर होता है, पहली प्रोसेस इवेपोरेशन। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है वो पानी ठंडा हो जाता है, ठंडे होकर बादल बना लेता है, दैट इज कंडेंसेशन। और जैसे ही वो बादल किसी पहाड़ से टकराता है, पहाड़ से टकराता है तो उसके अंदर का पानी गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सर ये पहाड़ से टकराने पर गिर जाता है, क्या कहना चाहते हो? आओ मैं तुमको इस वाली स्लाइड पे समझाता हूं। आपके सामने यहां पे एक अर्थ का मैंने वो बना रखा है। अगर अर्थ की हम बात करें तो आप सभी को पता होगा कि अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो अर्थ के दो इक्वल टुकड़े कर देती है। क्या आप मुझे चैट में इसका नाम बता सकते हैं? इस लाइन का नाम क्या है? जब तक आप लिख रहे हैं मैं यहां लिख देता हूं कि इसका नाम होता है इक्वेटर। तो वो लाइन जो अर्थ के दो इक्वल टुकड़े कर देती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। बोलो हां हां। अब होता क्या है कि अर्थ कुछ इस तरीके से चक्कर काटती है सन के कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा सन रहता है। अब जब इक्वेटर के ऊपर सन रहता है तो सन की गर्मी के कारण इक्वेटर के आसपास का जितना भी पानी है वहां का पानी इवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होता है, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ठंडा होता है। जैसे ही पानी ठंडा होता है तो क्या बनता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के कारण बादल बनते हैं। बोलो हां। अब ये जो बादल बने, इक्वेटर पे जो बादल बने वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। जो इक्वेटर की तरफ बादल बने वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि इंडिया 3 जगह से पानी से घिरी होती है। यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है अरेबियन सी। यहां पर एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। और नीचे एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है इंडियन ओशन। तो टोटल 3 वाटर बॉडी मौजूद है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। जब सूरज चमकता है, पानी को गर्म करता है, पानी इवेपोरेट होकर ऊपर आता है, बादल बनाता है। और यही बादल जो हैं वो हमारे इंडिया में यहां से एंट्री मारते हैं, यहां से एंट्री मारते हैं। ये जो बादल हैं ये हमारे इंडिया में यहां से एंट्री मारते हैं। अब इन बादलों में पानी है, बस इनका किसी पहाड़ से टकराने भर की देर है। पानी है, बस पहाड़ से टकराने भर की देर है। यहां पर मौजूद होते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं। ब्राउन कलर, ब्राउन मुंडे, ये रहा, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों कि यहां पर आप लोगों को वेस्टर्न घाट देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको मैं यहीं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हो सकता है थोड़े कम उससे दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो बादल आ रहा है डिंग 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 डिंग, जैसे ये वेस्टर्न घाट से टकराएगा, ये बादल जैसे ही वेस्टर्न घाट से टकराएगा ये बादल यहीं बरस जाएगा। जैसे ही ये बादल वेस्टर्न घाट से टकराएगा ये यहीं बरस जाएगा। जिसके कारण आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि इस एरिया में बारिश हो रही है। वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में बारिश हो रही है। और वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में जहां बारिश हो रही है, इस साइड को कहा जाता है, इस साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड, जहां बारिश हो रही है उस साइड को विंडवर्ड साइड कहा जाता है।
अब जैसा कि आपने देखा कि वेस्टर्न घाट से बादल टकराए भुचुक और यहीं बरस गए और यहां बारिश हुई, भरपूर बारिश हुई। लेकिन अगर आपने एक बात नोटिस करी हो कि वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है, यहां बारिश नहीं हो रही है, और वो एरिया वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ का एरिया जहां बारिश नहीं हो रही है, उस वाले एरिया को कहा जाता है लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड। तो बादल आया, बादल टकराया, बादल बरस गया, एक तरफ बरस गया, जिस तरफ बरस गया उस तरफ विंडवर्ड साइड है, और जिस तरफ नहीं बरसा उस तरफ लीवर्ड साइड है। इसीलिए आपने सुना होगा कि इंडिया में सबसे पहले बारिश किस स्टेट में होती है? जब ये बादल आ रहे होते हैं गिन 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 गिन, तो वो सबसे पहले केरला में बरसते हैं। सुना है ना कि केरला में इंडिया में सबसे पहले बारिश होती है? गलत सुना है। अगर आपसे मेनलैंड इंडिया की बात करें तो हां, आप कह सकते हो कि केरला में सबसे पहले बारिश होती है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो यहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहां पे सबसे पहले बारिश होती है। सर हम आपकी बात मान लेते हैं कि सर किस तरीके से बादल आए, किस तरीके से बादल टकराए, किस तरीके से बादल बरस गए, एक तरफ बरसे उसको विंडवर्ड साइड, जिस तरफ नहीं बरसे उसको लीवर्ड साइड कहा गया। आप तो ये बता दो कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं हुई? आओ बता देते हैं। अगर आप राजस्थान साइड चले जाएं तो आप ये पाएंगे कि राजस्थान में आप ये पाएंगे कि एक पहाड़ों की श्रृंखला होती है जिन्हें कहा जाता है अरावल्ली। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये है अरावल्ली। ओल्ड माउंटेन्स, हिमालय से पुराने हैं अब अरावल्ली। अब होता क्या है कि जो ये बादल हैं, ये जैसे ही बादल यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते तो ये बादल राजस्थान भी जाते हैं। इन बादल में अभी भी है कि ये बरस सकते हैं, लेकिन अरावली से ये बादल पैरेलल निकल जाते हैं। ये अरावली है, ये बादल सू पैरेलल निकल गया। अरावली से ये बादल टकराया ही नहीं। जब अरावली से ये बादल टकराएगा ही नहीं तो क्या बरसेगा? अगर ये अरावली पैरेलल होने की जगह अगर ये अरावली ऐसे खड़ी होती तो ये बादल आता, अरावली से टकराता, राजस्थान में बरस जाता, राजस्थान में भी बहुत बारिश होती, राजस्थान डेजर्ट नहीं कहलाता। लेकिन क्योंकि अरावली की लोकेशन ऐसी है, ये बादल उससे टकरा ही नहीं पाता है, जिसके कारण ये बादल सीधा चला जाता है और राजस्थान में बारिश नहीं होती। सर समझ गए? लेकिन अब आप ये बता दो कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, ये तो मान लिए। ये बताओ कि मेघालय में बारिश बहुत क्यों होती है? लो बेटी पूछो नेकी, ये भी बताऊंगा मैं तुमको। अगर आप मेघालय चले जाए तो मेघालय में 3 पहाड़ हैं। एक है गारो, एक है खासी और एक है जैंतिया। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। गारो, खासी, जैंतिया 3 तरीके के पहाड़। अब ये जो बादल आया ना मेरी जान, ये वाला बादल, यह राजस्थान में तो बरसा ही नहीं। ये बादल ऐसे करता हुआ, ये जो हमारा बादल है, ये बादल ऐसे से होता हुआ, हाँ, ये बादल इंडिया में ऐसे होता हुआ उस तरफ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये बादल टकराता है गारो हिल से। जैसे ही गारो से टकराता है बारिश हो जाती है। फिर वो जाता है खासी से टकराता है, फिर बारिश हो जाती है। फिर वो जाता है जैंतिया से टकराता है, फिर बारिश हो जाती है। फिर गारो से टकराता है, फिर बारिश हो जाती है। फिर खासी से टकराता है, फिर बारिश हो जाती है। फिर जैंतिया से टकराता है, फिर बारिश हो जाती है। और ये बादल यहीं फंस जाते हैं। गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, टकराते जाते हैं, बरसते जाते, एक फनलिंग इफेक्ट बन जाता है। और इसी फनलिंग इफेक्ट के कारण आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसी फनलिंग इफेक्ट के कारण आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसी फनलिंग इफेक्ट के कारण मेघालय में बहुत बारिश होती है। बादल फनल में फंस जाते हैं, एक तरीके का वो फनल बन जाता है, और वो बस यूं टकराते जाते, बरसते जाते, टकराते जाते, बरसते जाते। समझ गए? ये है आपके सामने दोस्तों कि आपने देखा कि कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्यों कम होती है, मैंने तुमको उसका रीजन बताया।
मैं चाहता तो तुम्हारी कसम ये बता के निकल सकता था कि राजस्थान में कम बारिश होती है बेटा, राजस्थान में इतनी कम बारिश होती है, मेघालय में इतनी बारिश होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक स्टेप ऊपर ले गया और मैंने बताया कि वाई राजस्थान में कम बारिश होती है और वाई मेघालय में बहुत बारिश होती है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया अच्छे से तो एक बार फायर इमोजी स्पैम हो जाती दोस्तों चैट में, तो मजा सा आ जाता। एक बार फायर इमोजी स्पैम हो जाती तो मजा सा आ जाता। फटाफट फटाफट सारे बच्चे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गारंटी, गारंटी मतलब गारंटी। मैं आपके स्कूल में ये चैप्टर अभी नहीं हुआ होगा, हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं हुआ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर इतने डिटेल में किसी ने पढ़ा दिया तो मुझे आके बताइएगा, मैं अपनी मुंह से मुड़वा लूं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि भाई वाटर स्कार्सिटी का दूसरे पॉइंट बता दो। ये वाटर स्कार्सिटी का दूसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। ये तीन चीजों के कारण भी हमारे वहां पानी की कमी हो रही है। ठीक है, हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसन बा आओ मैं बताता हूं तुमको। अब सभी बच्चों को एक चीज पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आए थे दोस्तों 1960s में। भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s के अंदर। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने हमारे किसानों को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दिए। नॉर्मल सीड से अगर आप जमीन में बोओगे तो उससे भी पेड़ निकलेगा, HYV से भी पेड़ निकलेगा, लेकिन नॉर्मल सीड वाले से जो पेड़ निकलेगा उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल कम होंगे और खराब क्वालिटी के होंगे। लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का जो आप पेड़ उगाओगे उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल ना केवल ज्यादा होंगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे। हमने हमारे किसानों को HYV सीड्स लाके दिए। भाई साहब इसका इस्तेमाल करिए, आपकी देखना फसल अच्छी होगी, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। इसके अलावा हमने हमारे किसानों को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स लाके दिए। कि इंसेक्ट्स को मारना हो तो ये इंसेक्टिसाइड ले लेना, पेस्ट को मारना हो, चूहे वगैरह को मारना हो तो पेस्टिसाइड ले लेना। ठीक है सर। इसके अलावा हमने हमारे किसानों को एक और चीज दी जो इनके पास नहीं थी, कि हमने इनको इरिगेशन करने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए हमने इन लोगों को बोरवेल बनवा के दिए, बोरवेल्स खुदवा के दिए। अब ये जो बोरवेल खुदवा के दिए, इस बोरवेल से क्या हुआ कि किसान क्या करता है, बस बटन ऑन करता है और जैसे ही बटन ऑन करता है तो जमीन के अंदर से पानी भलभल भलभल करता हुआ बाहर आ जाता है। बस अब इनको जितना पानी डालना अपने खेत में डाल देते हैं। पहले किसान क्या करता था कि खेत को नदी किनारे बनाता था, नदी से पानी लेता था, बाकी छोड़ देता था, है ना। पहले क्या होता था, किसान बारिश के हिसाब से खेती करता था कि जब बारिश होगी तो ही इरिगेशन होगा, तो उस हिसाब से। लेकिन जब मैंने बोरवेल खोद के दे दी, बटन दबाओ, अंडरग्राउंड वाटर भलभल भलभल करता वो बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का भारत देश में सबसे ज्यादा फायदा 3 स्टेट्स ने उठाया। 3 स्टेट्स ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। सबसे पहला है पंजाब, ठीक है, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो 3 स्टेट्स थे, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। ठीक है, तो सर उठाया तो अच्छी बात है ना, आपको दिक्कत क्या है? उठाया तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो स्टेट्स है मेरी जान, ये जो स्टेट्स है, ये वाले स्टेट्स राइस उगाने लग गए, राइस का कल्टीवेशन करने लग गए।
और राइस के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम यह है कि राइस एक खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए, वो क्रॉप्स होती हैं जिनको पानी बहुत चाहिए होता है, जिसके कारण ज्यादातर राइस की खेती या तो साउथ इंडिया में करी जाती थी या तो नॉर्थ ईस्ट में करी जाती थी। ये लोग राइस की खेती नहीं करते थे, ये लोग गन्ना उगाते थे, और सर ये लोग हमेशा से गेहूं उगाते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि राइस क्यों नहीं उगा पा रहे, पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी तो अब दूर हो गई, बोरवेल खोद के दे दिए, बिजली सस्ती कर दी, बस बटन ऑन करो, पानी भल 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 करके अंडरग्राउंड निकाल लो। तो इससे ये लोग जब राइस कल्टीवेशन करने लगे तो इनका जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिक्लाइन होने लगा। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डिक्लाइन होने लगा, और ये कितना डिक्लाइन होने लगा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर साल अगर हम बात करें पर ईयर, हर साल 1 मीटर पानी जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डाउनवर्ड्स होने लगा। 1 मीटर पानी नीचे जाने लगा हर साल। अगर तुमको नहीं पता कि 1 मीटर क्या होता है, तो एक 10वीं क्लास के बच्चे की एवरेज हाइट 1.5 मीटर होती है। तो तुम्हारे कमर से थोड़ा सा नीचे कर लो, शायद तुम्हारे घुटने तक का पानी राजस्थान पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे होता जा रहा है हर साल इतना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी पानी नीचे होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? अरे आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी तो समझे चलो। वो कह रहा है, एक और एग्जाम्पल यहां पे ये बताया गया, मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे बताता हूं कि महाराष्ट्र का एक इलाका है जिसे हम लोग कहते हैं मराठवाड़। ठीक है। अब ये मराठवाड़ इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, यानी कि यहां पे बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ता है, यहां पे सूखा बहुत पड़ता है, हर कभी बारिश कमी हो जाती है, पानी नहीं होता यहां के लोगों के पास। लेकिन किंतु परंतु यहां के लोगों ने दोस्तों, महाराष्ट्र के मराठवाड़ लोगों ने क्या किया, शुगर केन की खेती करना शुरू कर दी। हम गन्ना उगाएंगे। अब गन्ना को उगाने के लिए भी बहुत पानी चाहिए। मैंने कहा पानी कहां से लाओगे, तुम्हारे वहां तो सूखा पड़ जाता है, पानी कहां से लाओगे? बोले बोरवेल है, बटन ऑन करेंगे, पानी भल 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 करता वो हार आ जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि अगेन जो पानी भलबल भलबल करके बाहर निकाल के शुगर केन की खेती कर रहे हो, तो जैसे यहां पे पानी का लेवल लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है ग्राउंड वाटर का, तुम्हारा भी हो जाएगा। उन्होंने ना केवल शुगर केन की खेती करी, उन्होंने अपने वहां पे शुगर मिल सेटअप कर ली। अब ये शुगर मिल्स क्या करती हैं, इसमें शुगर केन एक तरफ से डालो और वो दूसरी तरफ से शक्कर बन के निकलती है। अब प्रॉब्लम यह है, इस पूरे संस में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है दोस्तों कि 1 केजी शुगर बनाने के लिए शुगर मिल के अंदर लगभग 2,500 लीटर पानी लगता है। 2,500 लीटर पानी लगता है। अब आप मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ के लोगों को शुगर केन की खेती करनी चाहिए थी, शुगर मिल लगवानी चाहिए थी, जबकि वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया है, पानी की किल्लत रहती है? तो यही बताया गया है कि हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को खचे जा रहे हैं, हम लोग एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। इन सब चीजों के कारण वाटर स्कार्सिटी हो रही है, समझे आप? तो ये दूसरा रीजन है वाटर स्कार्सिटी का दोस्तों। ये समझ में आया तो एक बार सारे बच्चे चैट के अंदर थम्स अप देकर बताओ मुझे, एक बार सारे बच्चे चैट में थम्स अप देकर बताओ अगर आपको ये वाला पूरा पॉइंट और ये वाला पूरा पॉइंट समझ में आ गया तो। बहुत बढ़िया, थम्स अप आ गए हैं मेरे पास, वेरी गुड दोस्तों।
थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि दोस्त तेरे दिलो दिमाग में बैठा दूंगा आज मैं। आज याद रखना, आज एक मकसद से आया हूं मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हाई पॉपुलेशन। ठीक है, ये हाई पॉपुलेशन क्या कह रहा है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। हाई पॉपुलेशन क्या कह रहा है? अगर आप इसको सिंपल सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इंडिया की इस समय इंडिया की इस समय पॉपुलेशन है 140 करोड़। 140 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन है दोस्तों। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट से प्यार से WHO बुलाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पर पर्सन इंसान को कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे। 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे। हम एक काम करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज आ जाता है 2-4 के बीच में आ जाता है 3 लीटर। तो हम मान लेते हैं कि एक इंसान को 3 लीटर पानी पीना चाहिए पर डे। हमने एवरेज निकाल लिया। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने दोस्तों एवरेज निकाल लिया कि वर्ल्ड हेल्थ के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक आदमी को एक दिन के अंदर 3 लीटर पानी पीना चाहिए। बोलो तारा रहा। अब ये 3 लीटर पानी पीना चाहिए एक आदमी को। भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़। लेट्स डू द मैथ्स। 140 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 420 करोड़ लीटर पानी चाहिए पर डे हमारे देश की पब्लिक की प्यास बुझाने के लिए। 420 करोड़ लीटर पानी चाहिए पर डे सिर्फ प्यास बुझाने के लिए। नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। केवल प्यास बुझाने के लिए भारत जैसे विशाल देश में 420 करोड़ लीटर पर डे पानी चाहिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी पानी की कमी होगी, इसीलिए लिखा हुआ है कि हाई पॉपुलेशन से भी वाटर स्कार्सिटी होती है। समझे? आओ आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, इसके बाद आ जाते हैं एक और चीज आपको बताया गया है, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी, मोर पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी दोस्तों उतना ज्यादा लोगों के लिए मुझे खाना चाहिए रहेगा। जितना ज्यादा मुझे खाना चाहिए रहेगा, मुझे उतना ज्यादा एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मुझे एग्रीकल्चर करना है उतना ही ज्यादा मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इरिगेशन बढ़ेगा, और इरिगेशन बढ़ेगा तो पानी की कमी होगी। और यही आपका अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर से भी इरिगेशन होता है और इरिगेशन से दोस्तों पानी की कमी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट है हमारे पास दोस्तों? इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया वो देखो, मैंने आपको यहां पे डिटेल में लिख भी रखा हुआ है। मैंने आपको महाराष्ट्र का शुगर केन वाला केस तो डिटेल में बता दिया है ना। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। डबल ट्रिपल क्रॉप क्या होता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कल क्या हुआ, एक बच्चा कह रहा छुट्टी। क्यों? बाय, तुमको भी पार्टी में जाना है क्या स्टूडियो वाले सर के साथ? है? तो कल क्या हुआ कि कल मैं को क्लास 9 के बच्चों के लिए OTT की एक रिकॉर्डिंग करनी थी। OTT जैसे एक नेटफ्लिक्स होता है, हॉटस्टार होता है, अमेजॉन प्राइम होता है, वैसे PW का भी हमारा एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसे हम पाई कहते हैं। तो मैं गया, मेरे को क्लास लेनी थी। तो वो है ना, अलग तरीके के स्टूडियोज होते हैं, उसमें टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, है ना।
तो जो वो ऑपरेट करने वाले भैया थे उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती तो खैर सबसे हो गई है, एकदम सामाजिक टाइप का आदमी हूं मैं दोस्तों। दिन में जब तक 500-600 लोगों से हाथ नहीं मिला लूं, लगता है कि आज का दिन अधूरा चला गया। तो मैं वहां बैठा हुआ था, तैयारी कर रहा था, वो आ गए। पता नहीं कैसे ऑल ऑफ अ सडन गांव की बात निकल गई, और जब गांव की बात निकल गई तो भाई साहब वो आदमी एकदम फील में आ गया। अब वो बोले कि हमारे वहां धान की खेती होती है। मैंने कहा धान मतलब चावल? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि भाई चावल तो एक खरीफ क्रॉप है, आपका खेत कहाँ है? कहते हमारा खेत यहाँ हरियाणा में है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हरियाणा में तो पानी इतना नहीं होता है, चावल के लिए तो पानी चाहिए, चावल इज अ खरीफ क्रॉप। बोले वो ट्यूबवेल खुद के दिए ना सरकार ने, बिजली सस्ती है ना, पानी मिल जाता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा आप कितनी बार खेती करते हो अपने एक बार एक खेत पे? तो बोले पहले धान उगाते हैं, चावल उगाते हैं, फिर दूसरे सीजन में भी चावल उगाते हैं, और तीसरे सीजन में गन्ना उगा लेते हैं। मैंने कहा साल में 3 बार एक खेत में खेती हो रही है? बोले हाँ। अब मुझे, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर जानता हूं, मुझे पता है कि साल में 3 बार अगर आप खेत में खेती करोगे तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है लगभग। लेकिन पानी की कोई कमी नहीं है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह की कोई कमी नहीं है, साल में 3-3 बार खेती कर रहे हैं, जहां पहले किसान साल में 1 बार खेती करता था। तो ये डबल ट्रिपल क्रॉपिंग करने के कारण भी दोस्तों पानी कम होता जा रहा है, समझे आप? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं हम लोग पॉल्यूशन पे। क्या बोलूं, पॉल्यूशन, हमारे पास पानी लगातार कम होता जा रहा है, और जो पानी है हम उसको भी गंदा करे जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में चैट जीपीटी पे गया और मैंने लिखा टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड, और मैं ये बात जान के हैरान रह गया, भौचक्का रह गया कि टॉप 5 में से नंबर 2 नंबर पे आ रही है गंगा और 3 नंबर पे आ रही है यमुना। 5 दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में से 2 भारत की है। ये शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म की बात है कि हमारे वहां इतना हमने पॉल्यूशन करके रखा हुआ है। अब नदियों में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है, जो पानी अगर तुम उसको भी गंदा कर दोगे तो वाटर स्कार्सिटी तो होगी ना, क्योंकि अब मैं इस पानी को थोड़ी पी सकता हूं, अब मैं इस पानी से थोड़ी एग्रीकल्चर कर सकता हूं, समझे? अब आ जाते हैं पॉल्यूटेड रिवर्स पे। पॉल्यूटेड रिवर्स, पहले ये बताओ आपको वाटर स्कार्सिटी के सारे पॉइंट समझ में आए कि नहीं? मैंने आपको वाटर स्कार्सिटी के कितने पॉइंट पढ़ाए? पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, वेरिएशन है बारिश में, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। फिर हाई पॉपुलेशन से कैसे पानी की कमी हो रही है, और फिर एग्रीकल्चर से कैसे पानी की कमी हो रही है, और फिर पॉल्यूशन से कैसे पानी की कमी हो रही है, ये सब बताया। अगर ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैट में हैशटैग सिडसेना लिख के दिखा दो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों प्लीज। जब तक आप हैशटैग सिडसेना लिखोगे मैं पानी पी लूंगा। है यहां पे पानी? बहुत बढ़िया, सिडसेना आ चुकी है दोस्तों, ऐसे ही जोश से पढ़ना है। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि दुनिया की टॉप 5 रिवर्स में से 2 हमारे भारत की, अनफॉर्चुनेटली भारत की है। तो आप समझ लेते हैं कि पॉल्यूशन क्यों हो रहा है रिवर्स में, ठीक है? आइए ये डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात हम ये करें, द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड आर टिपिकली दोज लोकेटेड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजिंग और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। इनके अनुसार सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहां होता है जहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपनी जो गंदगी होती है वो सीधा नदियों में डाल देती हैं, नदियां खराब हो जाती हैं।
या वहां की नदियां ज्यादा खराब देखी गई हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा वो गंदगी फैलाएंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये लिखा हुआ है इन लोगों ने, है ना। इसके अलावा ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं, अपना गंदा पानी सीधा नदियों में डाल रहे हैं। अनट्रीटेड सीवेज हो रहा है इसके अंदर। सीवेज का मतलब होता है जो हमारे टॉयलेट की नाली जो होती है, वो नाली सीधा हम लोग नदियों में डाल रहे हैं। अनट्रीटेड का मतलब क्या है कि ये जो टॉयलेट है, अगर आप ये टॉयलेट के पानी को, मतलब इसमें से आप गंदगी निकाल लीजिए और उसको आप थोड़ा सा साफ कर लीजिए, तो आप भले इसको पानी में डाल दीजिए, लेकिन हम बिना साफ करे सीधा पानी में डाल रहे हैं, ये एक और गलत काम कर रहे हैं। प्लास्टिक वगैरह हम पानी में डाल रहे हैं, तो इन सब चीजों के कारण पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स होता जा रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक स्टेप ऊपर जाने वाला हूं। मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हमारे देश में गंगा नदी क्यों पॉल्यूटेड हो रही है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि गंगा नदी हमारे देश के अंदर क्यों पॉल्यूटेड हो रही है, और फिर हम पढ़ेंगे कि यमुना नदी हमारे देश के अंदर क्यों पॉल्यूटेड हो रही है। एक स्टेज ऊपर चले गए हम। गंगा और यमुना दो जो गंदी नदियां हैं, आइए इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि क्यों गंदी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी को हम लोग अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि गंगा नदी हमारे लिए सेक्रेड है। इट इज सेक्रेड फॉर अस। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र है ये नदी हमारे लिए। गंगा नदी हमारे लिए पवित्र है दोस्तों, पवित्र है। और यही गंगा नदी के लिए सबसे बड़ा श्राप साबित हो गया। जब हम कहते हैं कि गंगा नदी हमारे लिए सेक्रेड है, तो कायदे से सेक्रेड इसलिए रखी गई थी, सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया था कि जब हम उसको भगवान बना देंगे तो हम उनको गंदा नहीं होने देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वहां से निकलने वाला, हमारे वहां जो पूजा पाठ में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, मालाएं हो गई, ये सब चीजें हो गई, हम इनको विसर्जन करने सीधा हम नदियों में फेंक देते हैं। हमारे वहां गणेश जी होते हैं, गणेश चतुर्थी आती है, हमारे वहां नवरात्रि आती है, उसमें जो हम बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं, वो सीधी की सीधी मूर्तियां हमें नदियों में विसर्जित कर देते हैं। उन नदियों में, उस मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो नदियों में नीचे चला जाता है, और नदियों का जो बेड होता है, मतलब अगर नदी इतनी गहरी है, वो मूर्ति जब नीचे जाके सेटल हो जाएगी तो नदी की गहराई कम हो जाएगी। अब जब नदी की गहराई कम हो जाएगी तो जो नदी का पानी है वो बाहर निकलने लगेगा, शहरों में जाने लगेगा, बाढ़ आएगी। उन जो मूर्तियां होती हैं उनमें कलर्स होते हैं, वो कलर जो आप नदी में डाल देते हो तो वो कलर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं उनसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें हमारे फेस्टिवल्स नहीं मनाने चाहिए, बनाने चाहिए, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह मिट्टी की मूर्तियां बनाएं। मेरे वहां गणेश जी आते हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करके ढोल ताशे के साथ हमारे गणेश जी को हम लेके आते हैं, लेकिन हम मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, इतने छोटे से गणेश जी लाते हैं मिट्टी के। और उसके बाद हम हमारे घर में एक तपेली लेते हैं, यूटेंसिल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसी में हमारे गणेश जी का हम विसर्जन कर देते हैं। वो मिट्टी पूरी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, फिर उसी मिट्टी को हम हमारी तुलसी माता में चढ़ा देते हैं। तो ऐसे मेरे गणेश जी मेरे घर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है, मेरे परिवार को इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि हमने एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आप इस देश की नेक्स्ट जनरेशन है, सारे फेस्टिवल्स बनाइए, धूमधाम से बनाइए, लेकिन ये देश भी हमारा है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर बनाइए, मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल करिए। ठीक है, आपको पता है राजस्थान से एक नदी निकलती है, चंबल नदी, और चंबल नदी को कहा जाता था ये अपवित्र नदी है। बाकी नदियां पवित्र होती हैं, चंबल नदी अपवित्र है, जिसके कारण लोगों ने उसमें विसर्जन नहीं किया, उसमें ये सब नहीं किया। आज चंबल नदी देश की मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर्स में से एक है। तो जिसको लोगों ने अपवित्र बोल के छोड़ दिया वो उसके लिए वरदान हो गया, और जिसको पवित्र बोल दिया वो उसके लिए श्राप हो गया। दोस्तों, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज के पास बनी हुई है। जैसे कि अगर आप कानपुर चले जाएं तो कानपुर इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री। तो ये लेदर इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, गंगा नदी से पानी लेते हैं और वो लेदर को साफ करने के लिए वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो पानी गंदा हो जाता है तो उसी गंगा नदी में छोड़ देते हैं।
इसके कारण गंगा नदी हमारी खराब हो रही है। इसके बाद बताया गया है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई एक सिंपल सी बात समझिए आप, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास खेत है, नदी किनारे खेत है। अब मैं उस खेत में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़क रहा हूं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक तरीके का जहर होता है। अब जब बारिश होती है, खेत में पानी पड़ा, और वो जो पानी है वो पानी क्या करेगा, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को खेत से बहा के गंगा नदी में ले जाएगा। अब ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यानी जो जहर है वो नदी में चला गया। जो जानवर नदी के अंदर रह रहे हैं वो मर जाएंगे। उस नदी का पानी मैं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ। इसके अलावा सारे बड़े बड़े जो शहर है वो गंगा नदी किनारे हैं, तो उनका अनट्रीटेड सीवेज जो है, टॉयलेट का गंदा पानी, हम सीधा उस नदी में डाल रहे हैं। इन मल्टीपल रीजंस के कारण हमारी जो गंगा नदी है वो बहुत पोल्यूटेड हो गई है दोस्तों। अब अगर आप यमुना नदी की बात करें, अगर आप यमुना नदी की बात करें, तो यमुना नदी जैसा कि आपको पता है हमारे बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली हो गया है ना, वो यमुना नदी के किनारे है। अब इसका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनट्रीटेड सीवेज। वही टॉयलेट का गंदा पानी सीधा जा रहा है। रिलीजियस ऑफरिंग, वही सब कुछ विसर्जन करने हम वहां पहुंच जाते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, इतनी हालत खराब हो गई है कि यमुना नदी में इस तरीके के झाग, इस तरीके के फोम दिख रहे हैं। मैं सोचता था जब मैं तो पहली बार दिल्ली आया हूं, हम तो कभी दिल्ली भी नहीं आए थे, हम तो भोपाल रहते थे भाई साहब। भोपाल से बाहर ना निकले कभी। हम भोपाल से बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में लोग कहते थे भाई दिल्ली में पोल्यूशन बहुत एक्सट्रीम है। मैंने कहा ऐसा कैसा पोल्यूशन है, होता है ठीक है, धूल मिट्टी तो पूरे देश में है। जब मैं पहली बार दिल्ली लैंड किया, भाई साहब सांस लेने में फील होता है कि कुछ जला हुआ आपके, कुछ जैसे कोई रबड़ जला रहा है कहीं। जब मैं मेट्रो से यमुना नदी के साइड से निकलता हुआ जा रहा था नोएडा, तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, पूरी की पूरी नदी के ऊपर इस तरीके से ये फोम भरा हुआ है। तो ये एक तरीके का पोल्यूटेंट है दोस्तों। तो आपने देखा गंगा नदी क्यों पोल्यूट हो रही है और यमुना नदी क्यों पोल्यूट हो रही है, ठीक है। ये दोनों का पोल्यूशन अगर समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे मुझे चैट में दोस्तों थम्स अप देकर बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। एक बार सारे बच्चे चैट में थम्स अप दे दो जिससे मैं आगे बढ़ूं। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे। चलिए पोल स्टॉप हो गया है। देखिए जरा कितने बच्चों को समझ में आ गया। 96% बच्चों को समझ में आ गया। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं लगता है मैं। वेरी गुड सिद्धार्थ शर्मा, ऐसे ही लगे रहा हूं, थैंक यू। अब हम बात करते हैं नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात कि सर पानी कितना इंपॉर्टेंट है पता चल गया। पानी की स्कार्सिटी होती है, समझ में आ गया। सर पानी की स्कार्सिटी क्यों होती है, समझ में आ गया। लेकिन हम पानी बचाए कहां है ये बता दो, आइए बताते हैं। सबसे पहली बात है टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग टॉक्सिक वाटर। हमारे जो लोग हैं ना, अगर हम ये गंदा पानी पी लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमने गंदा पानी पी लिया तो हमें स्टमक इंफेक्शन हो जाएगा, हमें डायरिया हो जाएगा। और कई बार ये स्टमक इंफेक्शन, डायरिया लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित होता है दोस्तों। इसके अलावा ये जो पानी गंदा हो गया है, इसके ऊपर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, मॉस्किटोज आ जाते हैं, जिससे वाटर बॉर्न डिसीजेस हो रही है। लोगों को मलेरिया हो रहा है, लोगों को डेंगू हो रहा है। तो अगर ये गंदा पानी पी लोगे या गंदा पानी आपके आसपास रहेगा तो इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा बताया गया टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, पानी को साफ रखना, पानी को मैनेज करना जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए।
क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो आप इरिगेशन नहीं कर पाओगे, आप इरिगेशन नहीं कर पाओगे तो आपका एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपके पास फूड नहीं होगा, क्या खाओगे? इसलिए पानी को कंजर्व करना और मैनेज करना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नदियों के पानी पर डिपेंडेंट है। सर कैसे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मछली पकड़ते हैं और ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है कि मछली पकड़ी, उस मछली को बेचा, उससे जो पैसा आया उससे उनका घर चला। अब ये नदियां इतनी गंदी हो गई हैं कि इनकी जो मछलियां हैं उनको खाने से आपको प्रोटीन या न्यूट्रिशन मिलने की जगह आप बीमार हो सकते हो। अगर यमुना नदी साफ होती तो हम उसके ऊपर बोटिंग करते हैं, अगर यमुना नदी साफ होती तो हम उसके ऊपर अच्छे रेस्टोरेंट बनवाते, उसके आसपास रेस्टोरेंट बनते। लेकिन नदियां इतनी गंदी हो गई हैं कि लोग उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, बोटिंग करना तो दूर की बात है। तो जो लोग ये बोटिंग करते, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते, स्विमिंग करने जाते, या फिर हम ये वो वाटर स्कूटर चलाते, आसपास रेस्टोरेंट खोल लेते, ये सब 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 चौपट हो गया दोस्तों। इसके अलावा आ जाता है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम। सिंपल बात है, वन थिंग लीड्स टू अनदर। पानी गंदा है तो पानी के अंदर की मछलियां मर जाएंगी, मछलियां मर जाएंगी तो उनको खाने वाली बड़ी मछलियां मर जाएंगी, जब बड़ी मछलियां मर जाएंगी तो ऐसे करके एक ना एक टाइम के पूरी फूड चेन, पूरी फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 रीजन है कि हमें वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए। आओ कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई टर्म 1 2021 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया? इंडिया का वाटर लेवल लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, क्यों हो रहा है बताइए? आपका समय शुरू होता है छोटी बहू अब। वाई दिस कोलावेरी डी? क्यों हो रहा है डिक्लाइन बताइए? समय की समाप्ति हो गई है बिना किसी नुकसान पर। देखिए, इरिगेशन के कारण मैं आपको बोलूंगा इरिगेशन आप रोक नहीं सकते हो, इरिगेशन तो करना ही है ना, खेती तो करनी है ना, तो ये नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियलाइजेशन, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं रोका जा सकता, इंडस्ट्रीज तो चाहिए ना। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, नए नए शहर बन रहे हैं, शहर बड़े होते जा रहे हैं, इसके कारण भैया शहर ये भी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट। लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन इकलौता नेगेटिव वर्ड है। इरिगेशन करो लेकिन ओवर इरिगेशन मत करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो लेकिन उसमें पानी का ओवर यूटिलाइजेशन मत करो, अर्बनाइजेशन करो लेकिन उसमें पानी का पॉल्यूशन मत करो। तो ये ओवर यूटिलाइजेशन के कारण हमारा पानी का डिक्लाइन हो रहा है। देखना बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, इसका सही जवाब है डी। देखना बहुत सारे बच्चों ने ए लिखा होगा, ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ करके लेकर आता हूं क्लास में, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूं और हर साल ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ए लिख के आते हैं, जबकि इसका सही जवाब डी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि घबराने की कोई बात ही नहीं है। भाई गलती कर रहे हो करो, कोई बात नहीं यार, यहां करो, मेरे सामने करो, मैं सिखाऊंगा, है ना। हमें एग्जाम में, स्कूल में गलती नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। मोस्ट फार्मर्स ओन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन देयर फार्म्स फॉर इरिगेशन। किसानों के पास वेल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, जिससे वो लोग इरिगेशन करते हैं, बहुत बढ़िया। वॉट एडवर्स इफेक्ट कैन इट हैव? इससे क्या नुकसान हो सकता है? एडवर्स मतलब कि क्या नेगेटिव वो चीज हो सकती है, बताइए क्या नुकसान हो सकता है? जो किसानों के पास ये है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, बताओ जरा।
चलिए, समय समाप्त हो गया है। एडवर्स इफेक्ट ये हो रहा है कि हमारा फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, लगातार हमारा पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, ये भी सही है वैसे, मिनरल्स में इंबैलेंस हो रहा है सॉइल में। आप लोगों को पता होगा, हम एक वर्ड पढ़ते हैं लीचिंग का, तो ये भी सही है। लेकिन उसने ये बोला है, अब हम क्योंकि वाटर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा इसका हो सकता है ये, बाकी ये भी सही है दोस्तों एक तरीके से, ठीक है। तो जितने बच्चों ने इसका जवाब ए दिया है उनका जवाब सही है, और मैं देख पा रहा हूं 85% बच्चों ने सही जवाब दिया है। भार्गव, प्रतीक, शौर्य, अंशुमन, अविनाश, यू नो अभी, नो आई डोंट नो अभी, गैंगस्टर हर्षिता जायसवाल, अरे यार हर्षिता तुम ऐसा क्यों करती हो, एक बार और मैंने तुम्हें बताया था, मतलब मैंने सुना है लड़के होते हैं जिनको डॉन बनना होता है, टीनू डॉन, बदमाश बनना होता है, हर्षिता को क्यों गैंगस्टर बनना है। शिवांशु, आसिया और प्रांजल उपाध्याय। चलो, ये मेरा आज के टॉप 10 है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास मुझे यहीं खत्म कर देनी चाहिए। क्या आज की क्लास मुझे यहीं खत्म कर देनी चाहिए, बताओ, क्या आज की क्लास यहीं खत्म कर दें, यहीं खत्म कर दें आज की क्लास, कर दें क्या? वो भी खुश हो जाएंगे यार, स्टूडियो वाले सर भी खुश हो जाएंगे। मतलब मुझे पता है पीडब्ल्यू में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडियोज हैं, बहुत सारे से मेरा कहने का मतलब है मेरे ख्याल से 200-250 स्टूडियोज होंगे, और स्टूडियोज के में स्टूडियो पर्सन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी क्लास लगाने में, हमारी पीपीटी लगा देते हैं, वो बैठे रहते हैं, अभी नहीं बैठे हैं लेकिन बैठे रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की, उनके बगैर क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है। और पीडब्ल्यू में इन स्टूडियो पर्सन के लिए हर 2 महीने या 3 महीने में एक बार पार्टी होती है, ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उस पार्टी के लिए, सारे वो 200-250 स्टूडियोज के जो पर्सन्स होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं, उस दिन सब तैयार होके आते हैं, जेल वेल लगा होता है बालों में, बहुत खुश होते हैं कि आज पार्टी है, आज पार्टी है, आज पार्टी है, और फिर खूब एंजॉय करते हो, फिर एक हफ्ते तक उस बात को वो मेमोराइज करते हैं कि यार वो पार्टी कितनी बढ़िया थी, क्या क्या खाया, किस किसने कैसे कैसे डांस किया। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है, और यही एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की खासियत है कि अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि वो खुश रहें, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास के जो लोग हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी में आप उनको खुशियां दे सकते हो दो, छोटी छोटी चीजों से लोग खुश होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, आज हमारे सर को जाने देते हैं यार पार्टी करने, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक छोटे से कमेंट से मेरा दिन बन जाता है। तो जाओ फटाफट रक्षक सर इनसाइडर चैनल पे जाके व्लॉग देखो, व्लॉग देख के बताओ कि तुम लोगों को व्लॉग कैसा लगा, ये व्लॉग देख के बताओ। इसमें मैंने एंड में रक्षक सर को एक डेयर भी दिया है, अगर तुम लोग थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुमको डेयर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, तो वो भी देखो, कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते इस चैप्टर की आगे की क्लास में। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय।